नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 15 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए थे। देखिए, चैप्टर नंबर 15 जो है वो हमारा विज्ञान विषय से हमारा पर्यावरण है और अब हम इस वीडियो के अंदर आपको विज्ञान से संबंधित यानी कि हमारे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा आपको कराएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पीपीटी तैयार की है और इस पीपीटी से मैं आपको इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाली वे सभी परिभाषाएं आपको बताऊंगा जो आपके लिए इस लेसन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखिए, सबसे पहली जो परिभाषा है वो हमने आपको पिछली वीडियो में पहले बिंदु में बताया था कि पर्यावरण किसे कहते हैं। देखिए, पर्यावरण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण यानी कि पर्या मतलब के चारों ओर और वर्ण यानी कि आवरण, जिसके चारों ओर का आवरण। देखिए, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है और यहाँ पर हम इसको एनवायरनमेंट से भी संबोधित कर रहे हैं। देखिए, किसी क्षेत्र की भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियाँ जिसमें जीव निवास करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में भी हमने पर्यावरण को कई बार आपको डिस्कस किया था। अब यहाँ पे भी पर्यावरण की एक परिभाषा आई है और यदि आपके एग्जाम में परिभाषा किसी भी तरह आ सकती है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए या पर्यावरण से क्या अभिप्राय है और पर्यावरण शब्द का अर्थ बताते हुए पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी क्षेत्र की भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियाँ जहाँ पर जीव निवास करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। यानी कि हमारे चारों ओर का वातावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इस पर्यावरण के अंदर, जैसे मैंने पिछले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में बताया था, जैव और अजैव घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। देखिए, जैव और अजैव संसाधन, जैव और अजैव, ये हमने पिछले जब इस चैप्टर की पिछली वीडियो की थी तो उसमें हमने जैव और अजैव घटक के बारे में बात की थी। जैव घटक के अंदर आती है जीव जंतु और पेड़ पौधे और अजैव घटक के अंदर आते हैं तापमान, वर्षा और आपका दबाव। ये सभी चीज़ें जो है अजैव घटक के अंदर आती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई जो जैव और अजैव घटकों के बीच या अवयव के बीच संबंध दर्शाती है उसे हम पारितंत्र कहते हैं। देखिए, अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई जिसमें जैव भी होते हैं, जैव भी होने का मतलब है उसके अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे भी हैं, और अजैव अवयव का मतलब है कि वर्षा, तापमान, जलवायु, ये सभी चीजें हैं। तो ये कह रहा है अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई जो जैव एवं अजैव अवयव के बीच संबंध दर्शाती है पारितंत्र कहलाता है। इसके बाद तीसरी परिभाषा जो है वो है बायोम की। देखिए, बायोम का मीनिंग क्या है? पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ मिलाने से प्राप्त जो बड़ी इकाई बन जाती है उसे बायोम कहते हैं। देखिए, बायोम का मीनिंग क्या है? जैसे मनुष्य भी रहते हैं, मानव जाति भी रहती है, जीव जंतु भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वहाँ पर नहर भी है, ठीक है ना, फसल भी है। तो उन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाने से जो आपको एक इकाई मिल जाती है उसे हम बायोम कहते हैं। समझ में आ गया होगा बायोम का मतलब क्या है? अब बायोम के अंदर हमारा जीवमंडल जीवमंडल मतलब जीव जंतु हो,
वायुमंडल मतलब वातावरण हो, जलमंडल यानी कि जल भी उपलब्ध हो, स्थल मंडल मतलब रहने के लिए आवास भी हो यानी कि स्थान भी हो। तो बायोम के अंदर ये सभी चीज़ें जब एक साथ आ जाती है तो उस एक साथ आने से एक बड़ी इकाई बन जाती है, और इस इकाई को हम बायोम कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जीवमंडल, जिसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जीवमंडल में क्या है? मृदा, जल एवं वायु के साथ साथ सजीवों का संसार जीवमंडल या जैवमंडल कहलाता है। देखिए इसके अंतर्गत मृदा भी आती है, जल भी आता है, वायु के साथ साथ सजीवों का वो संसार, यानी कि सजीवों का कहने का मतलब ये है कि सजीवों को वे सभी चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए जिससे उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई आवश्यकता की कमी ना हो। जैवमंडल सजीवों में संगठन की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है, जिसमें विश्व भर के सभी बायोम आते हैं, क्योंकि इस जीवमंडल के अंदर जब सब कुछ आ गया तो बायोम आ गया, क्योंकि बायोम जो है बड़ी इकाई। इसके बाद वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर विद्यमान गैसीय घटक, क्या कि पृथ्वी की सतह से ऊपर विद्यमान गैसीय घटक क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। और जलमंडल की यदि हम बात करें तो पृथ्वी का जो भाग जल से ढका हुआ है, पृथ्वी का वह भाग जो जल से ढका हुआ है उसे हम जलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल की बात करें तो पृथ्वी का वह भाग जो मृदा एवं चट्टानों से मिलकर बना है, क्योंकि मृदा तभी बन पाती है जब धीरे धीरे चट्टान टूटनी स्टार्ट हो जाती है, चट्टान का तड़कना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके फाइन पार्टिकल्स मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं, तो उससे एक स्थल मंडल का निर्माण होता है। तो पृथ्वी का वह भाग जो मृदा एवं चट्टानों से मिलकर बना होता है उसे स्थल मंडल कहते हैं। इसके बाद की बात करें तो पॉइंट नंबर 8 में आप देख रहे होंगे, वो कह रहा है पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक कहते हैं। देखिए ये एक तरह से जब हम 11th क्लास के अंदर हो जाएंगे या 12th क्लास के अंदर हो जाएंगे तो हम जीव विज्ञान के अंदर इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर जो जीव है यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनका पर्यावरण के बीच में रिलेशनशिप होती है, पर्यावरण और जीव जंतुओं के बीच में रिलेशनशिप होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक कहते हैं। इसके बाद इस परिस्थिति के अंदर जैसे जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो पेड़ पौधों की बात करें तो उनको हम उत्पादक बोलते हैं और जो जीव जंतु हैं उनको बोलते हैं उपभोक्ता। आगे हम पढ़ेंगे कैसे उत्पादक वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। सभी हरे पौधे जो है उत्पादक का उदाहरण है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। देखिए वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं कैसे? यानी कि वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। और जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सभी उत्पादक ही होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया, देखिए पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत बनाते हैं और वे खुद ही बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वयंपोषी जीव भी कह देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात करें, देखिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इसको हम बोलते हैं कि वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे वायुमंडल से, देखिए हरे पौधे वायुमंडल से क्या लेंगे? CO2 क्या है? गैस है। मृदा से क्या लेंगे? जल लेंगे। मृदा से क्या लेंगे भैया? जल लेंगे। वायुमंडल से CO2 लेंगे और खनिज लवण, मृदा से ही खनिज लवण लेकर, देखिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा यानी कि मिट्टी से जल और खनिज लवण, और सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में,
किसकी? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में कौन अपना भोजन बनाता है? आपको बताया था उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक के अंदर हरे पौधे सभी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं उत्पादक। उत्पादक पे भी कोई निर्भर करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उत्पादकों पर निर्भर हो रहते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते क्योंकि ये विषमपोषी होते हैं। पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए स्वयंपोषी होते हैं। जीव जंतु पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उन्हें विषमपोषी कहते हैं। देखिए, जो ये उपभोक्ता हैं इनको 3 श्रेणी में बांटा है। ये कह रहा है कि इन्हें निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम शाकाहारी। देखिए, हमने पिछली वीडियो में भी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीवों के बारे में बात की थी। तो शाकाहारी जीव जो होते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। वे जीव जो पौधों एवं उनके उत्पाद को खाते हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। और इन्हें हम प्रथम उपभोक्ता भी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। ये जीव जो मैंने आपको बताए हैं ये शाकाहारी जीव है, ये केवल पौधों के ही उत्पादों को खाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मांसाहारी जीव की, जिनको हम कार्निवोर्स के नाम से जानते हैं। वे जीव जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, यानी कि दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। और इन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं, जैसे शेर, चीता। ये जीव जो है दूसरे पर निर्भर होने के साथ साथ ये दूसरे जीवों का क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाहारी, जो इसकी तीसरी कड़ी है। वे जीव जो दोनों पौधों तथा जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का ये है कि वे जीव जो पौधे और उनके उत्पाद तथा मांस खाते हैं उन्हें सर्वहारी या सर्वाहारी जीव कहते हैं, जैसे कुत्ता और भालू। ये वे जीव होते, बिल्ली भी इस कैटेगरी के अंदर आती है। और पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो पोषक तत्व, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, खाना बोलते हैं, ये क्या होते हैं? वे तत्व जो किसी जीव की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वे यानी कि वे तत्व, कौन से तत्व? यानी कि जैसे पौधों की बात करें तो पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। जैसे वो मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वे उसके पोषक तत्व है। तो ये कह रहा है कि वे तत्व जो किसी जीव की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, तो वो पोषक तत्व कहलाते हैं। और पोषक तत्व 2 तरह के होते हैं। मैं आपको डिटेल से ना बता के सिंपली सिर्फ डेफिनेशन की फॉर्म में बताऊंगा। एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व और एक होते विहृत मतलब बड़े। सूक्ष्म मतलब छोटे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी जो पौधे होते हैं उनको कम से कम मात्रा यदि ना भी मिले तो तब भी काम चल सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे मैग्नीज है, जिंक है और कॉपर है। ये सभी ऐसे तत्व है जिनको यदि पौधों को ये प्राप्त भी ना हो तो ये हमें पौधे इनके बिना भी उग सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं विरत पोषक तत्वों की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं। वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और P4 फॉस्फोरस होता है। यानी कि ये वे पोषक तत्व होते हैं जिनके बिना पौधे
उग नहीं सकते। ये सभी चीज़ें पौधे मिट्टी से खनिज लवण के रूप में प्राप्त करते हैं। अब हम पौधों से हटकर अब हम बात करते हैं जीवों की तरफ। सबसे पहले अपघटक आते हैं जिनको हम डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। देखिए अपघटक क्या होते हैं कि कुछ जीवाणु, देखिए मैंने जब जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण को परिभाषित किया था कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर लास्ट वीडियो में, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वे जीव यानी कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीव यानी कि अपघटकों के द्वारा, अपघटक कौन से बोले थे मैंने, जीवाणु और कवक, उनके द्वारा आसानी से जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा कि अपघटक क्या है, कि कुछ जीवाणु या कवक। देखिए ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था, जो जैसे जीव यानी कि जीवाणु और कवक जैसे जीव जो जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइमों की सहायता से, एंजाइम को बोलते कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम इनको एंजाइम्स को पढ़ते हैं और इन एंजाइम्स का कार्य क्या होता है, वे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अब ये कह रहा है कि कुछ जीव जैसे जीवाणु कवक जो जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, यानी कि अपघटित कर देते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। और ये परजीवी भी हो सकते हैं, मृतजीवी भी हो सकते हैं। परजीवी की बात करें यानी कि पैरासाइट्स, देखिए मृतजीवी और परजीवी में भी काफ़ी अंतर है। मृतजीवी जो है मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन परजीवी जो होते हैं वे अपने जो जीव जीते हैं यानी कि जो जीवों में जीवन होता है उन्हीं पर वे रहते हैं या उन्हीं के अंदर वे रहते हैं। देखिए परजीवी की बात करें तो वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर रहकर पोषण ग्रहण करते हैं तथा उस जीव को नुकसान भी पहुंचाते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जूं, मानव जाति में जूं हो जाती है चिड़िए हमारे जीवों पर, कौन से जीव जंतु, जैसे भेड़ बकरी और गाय भैंस, और ये जोक है, ये भी ऐसे ही है जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन बनाते हैं, भोजन अपना पोषण ग्रहण करते हैं। और रही बात ये कि ये दूसरे जीवों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब मृत जीवी की बात करते हैं। मृत जीवी क्या होते हैं, वे जीव जो पौधे और जंतुओं के गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। और इन्हें हम अपघटक भी कहते हैं। अपघटक का मतलब होता है अपमार्जक। देखिए जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कि अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट को बोलते हैं हिंदी में। डिटर्जेंट का मतलब है आप घरों में डिटर्जेंट का यूज करते हैं, वो सफाई का काम करते हैं। तो ये मृत जीवी भी अपघटक होते हैं, अपमार्जक होते हैं, जो वातावरण को साफ करने में हमारी मदद करते हैं। क्यों भाई, जैसे गाँव के अंदर जब कोई कुत्ता या कोई जीव जंतु मर जाता है तो गाँव के लोग उसको गाँव से बाहर दूर फेंक आते हैं, और 2-3 दिन के बाद आप देखोगे तो वो जो जीव है उसके ऊपर मांस के अलावा केवल हड्डी मिलती है। तो वो क्या करते हैं, ये मृत जीवी जो होते हैं उनको साफ कर देते हैं, यानी कि गंदगी होने से भी ये बचाते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 18 की बात करें, जैव चक्र, जिसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स बोलते हैं। और पिछले कुछ पॉइंटों में मैंने आपको बताया था, जैसे कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, सल्फर साइकिल है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैव चक्र होता क्या है, जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों का परिसंचरण। देखिए जो जैव और अजैव, इसने बोला ना जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषण मतलब भोजन के तत्वों का परिसंचरण जो है वो जैव चक्र कहलाता है। अब देखिए किस तरह जो एक जीव दूसरे जीव पर रहता है और किस तरह एक श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 19 से।
पॉइंट नंबर या परिभाषा 19वीं से कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन क्या होती है। देखिए ये फूड चेन जो है आपके प्रश्न पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं कई बार चेक भी कर चुका हूं कि खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में से एक ना एक पेपर के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में यानी कि इस जैव और अजैव घटकों के बीच में जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव पोषण प्राप्त करने के लिए, एक जीव पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव को खाता है और ऊर्जा एक, और हम यहाँ पे एक अलग से ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित, पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है तो उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए पारितंत्र मतलब जैसे सिंपल सी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे घास है, घास को बकरी खा जाएगी और बकरी को शेर खा जाएगा, तो वो वही है कि एक श्रृंखला जिसमें एक जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव को खा जाता है। अब जैसे हमने लिखा घास, क्या लिखा? घास लिखा। घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी। और बकरी को कौन खाएगा भाई? शेर खाएगा। अब यहां पे देखिए ये आ गया पोषी स्तर जिसको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल है। देखिए घास भी ये प्रथम ट्रॉपिक लेवल है, बकरी जो है वो दूसरा ट्रॉपिक लेवल है यानी कि दूसरा पोषी स्तर है, और शेर जो है तीसरा पोषी स्तर है। तो खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक चरण जहां भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, देखिए घास से बकरी को भोजन प्राप्त हो रहा है और बकरी से शेर को प्राप्त हो रहा है, तो हर चरण पर जहां भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषी स्तर कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है खाद्य जाल, किसी पारितंत्र में परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं यानी कि आपस में जो खाद्य श्रृंखला जुड़ जाती है एक के साथ। जैसे घास को टिड्डा भी खा जाता है, पीछे मैंने एग्जाम्पल दिया था, और घास को चूहा भी खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, और चूहे को चील खाती है, और मेंढक को भी चील खा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जाल की तरह बन जाता है तो उसको हम खाद्य जाल कहते हैं। अब यहां पे देखिए भाई जैव आवर्धन यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये मैं आप तो को पहले बता चुका हूं कि क्या होता है कि किसी खाद्य श्रृंखलाओं में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हानिकारक अजैव निम्नीकरण पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि। देखिए जैसे मैंने एक किसान का एग्जाम्पल लिया था लास्ट वीडियो में कि किसान अपनी फसल को अत्यधिक उपज प्राप्त करने के लिए उसके अंदर जो है कीटनाशक, पीड़कनाशी और कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करता है, और वे रासायनिक पदार्थ जो है पौधों के अंदर आ जाते हैं और पौधे से हमारे अंदर आ जाते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हानिकारक अजैव निम्नीकरण पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि। अब इसके बाद जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। देखिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो अपघटकों यानी कि जीवाणु और कवक द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घरों का कचरा, जैसे फल या सब्जी का छिलका। अजैव निम्नीकरण की बात करें तो वे पदार्थ जो अपघटकों यानी कि जीवाणु और कवकों के द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित नहीं होते, उन्हें हम अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे पॉलीथीन्स, प्लास्टिक। अब हमारे कुछ ही पॉइंट रह गए हैं कि 10% का नियम। देखिए 10% लॉ क्या है किसी खाद्य श्रृंखला में। देखिए कोई भी फूड चेन है उसके अंदर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। जैसे सूर्य से मान लो 1000 जूल हम प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, तो पौधे कितना प्राप्त करेंगे? तो 10 से भाग दे दो, 10% का रूल है, तो वो आ गया 100 जूल। अब पौधों से जीव जंतु खाना लेते हैं, तो पौधे को 100 को 10 से भाग कर दो, तो जीव जंतुओं के पास ऊर्जा कितनी आई? 10 आई। तो उसके बाद प्रथम उपभोक्ता था
प्रथम उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता के पास आएगी, 10 को 10 से भाग कर दो 1%, और इस तरह चलता ही रहेगा। इस कथन को 10% का नियम हम कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मतलब पोषी स्तर के प्रत्येक चरण में 10% ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित हो जाती है, तो उसे हम 10% का नियम बोलते हैं। और इसके बाद कह रहा है समुदाय, देखिए कम्युनिटी किसी प्राकृतिक क्षेत्र में एक साथ रहने वाले पौधे और जंतुओं की कुल समष्टि, यानी कि कुल जंतु जितने पौधे या कुल जंतु जितने हैं, यानी कि पॉपुलेशन, इस समष्टियों का मतलब है पॉपुलेशन को हम समुदाय कहते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है आपका ओजोन से संबंधित है। ओजोन का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। ओजोन जो होता है वो O3 होता है। ऑक्सीजन का एक अपरूप है जिसका आणविक सूत्र O3 है, और O3 होने के जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके तो O2 बन जाता है, और फर्दर एक रिएक्शन दोबारा रिएक्शन होती है O2 की और O की, तो O3 बन जाता है, और ये टूटते और जुड़ते रहते हैं। अब पराबैंगनी विकिरण की बात करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे की बात करते हैं कि सूर्य की वे विकिरणें जिनकी तरंग दैर्घ्य दृश्य, देखिए तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के बैंगनी रंग से भी कम होती है, उसे पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। देखिए ये पराबैंगनी विकिरण जो है हमारे मानव जाति या जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक है। देखिए सूर्य से आने वाली ये जो किरणें हैं ये ओजोन परत के द्वारा रोकी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे ओजोन परत का भी स्तर नीचे गिरता जा रहा है, ओजोन परत पतली होती जा रही है। उसका कारण है कि मानव के क्रियाकलाप। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हम एसी और फ्रिज या हम अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करते हैं, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो अत्यधिक मात्रा में निकलती है। इसलिए हमें पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ साथ भी हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। देखिए पर्यावरण नहीं रहेगा तो इस संसार का विनाश हो जाएगा, और इस चैप्टर से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। देखिए वैसे ये चैप्टर हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यदि ये परीक्षा में भी आए या ना आए, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो यदि समय हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आज ग्लोबल वार्मिंग भी, यानी कि जिसको हम वैश्विक ऊष्मन बोलते हैं, वो कितनी बढ़ रही है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और पर्यावरण जो है अत्यधिक गर्म होने की वजह से गर्मी और सर्दी या ये कहें कि मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को सेव करना है, अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। और रक्षा हम कैसे कर सकते हैं कि कम से कम संसाधनों का दोहन करके, और हम अत्यधिक से अत्यधिक पेड़ों को लगा करके, और यदि हम बात करें जल को बचाकर हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। एक और बात, हमें वन्य जीव को भी बचाना है, क्योंकि उनके बिना जो हमारा पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। इसलिए हमें पर्यावरण के साथ साथ जल और क्या कहते हैं वन, इन सभी को बचाना होगा। धन्यवाद।